सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेडा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस सेक्शन में आज का जो सेक्शन है हमारा स्पेशल सेक्शन जो है वो सामान्य ज्ञान पे रहेगा और सामान्य विज्ञान यानी जो साइंस जो है विज्ञान पे जो है उसकी क्लासें जो है वो माही मैम द्वारा रहेगी। जो कल हमने क्लासें डाली आपने देखी भी होगी, तो इसी तरह कंटिन्यू क्लासें चलती रहेगी हमारी। जो मेरे द्वारा जो है वो सामान्य ज्ञान की क्लासें रहेगी हर रोज 7:30 बजे और हर रोज 5 बजे जो है वो माही मैम की साइंस की क्लासें रहेगी आपके एग्जाम 17 अप्रैल के मद्देनजर रखते हुए। तो चलिए आज के सेक्शन को हम बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई। देखिए डीआरडीओ जो है उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो डीआरडीओ सबसे पहले तो हम बात करते हैं डीआरडीओ की स्थापना की। तो स्थापना जो है वो 1958 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना जो है वो 1958 में हुई थी। डीआरडीओ देखिए क्या है, डीआरडीओ जो है इसकी जो फुल फॉर्म जो है कई बार क्या है पूछ लिया जाता है डीआरडीओ की जगह। तो डीआरडीओ को बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। विकास संगठन डीआरडीओ को क्या बोलते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं, जिसकी स्थापना जो है वो कब की गई तो वो 1958 में की गई। अब इसका डीआरडीओ का मुख्यालय है वो भी पूछा जाता है। मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन के पास क्या है इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना, ध्यान रखिए डीआरडीओ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो इसकी स्थापना पूछी जाती है या डीआरडीओ की जगह पूछ लिया जाता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी या इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना जो है वो 1958 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति। देखिए भारत के जो प्रथम बंगाली जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो बंगाली राष्ट्रपति जो थे वो प्रथम प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे, प्रणब मुखर्जी जो थे वो भारत के प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक क्या है इनका कार्यकाल रहा था। 5 वर्ष, आप सबको पता ही है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और इनका कार्यकाल जो था वो कितना था, 2012 से लेकर 2017 तक। अगर हम बात करें राष्ट्रपति क्रम की, जो प्रणब मुखर्जी थे वो कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे, क्रम श्रेणी के जो राष्ट्रपति थे वो 13वें क्रम के थे। कौन से, 13वें क्रम के थे राष्ट्रपति पद के। दूसरा बात करें 14वें, उसके बाद 14वें क्रम पे जो राष्ट्रपति जो थे वो थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो थे कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे, 14वें क्रम के थे। अब बात करें वर्तमान की, वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो कौन से क्रम के है, वो 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। कौन से क्रम के, 15वें क्रम के राष्ट्रपति है और जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वें क्रम के भारत के राष्ट्रपति जो है हैं और इनको जो शपथ जो ग्रहण कराई गई है वो कितने तारीख को करवाई गई थी, 25 जुलाई 2022 को क्या है इन्हें शपथ दिलाई गई थी। इन्होंने पद पे क्या है कार्यकाल क्या है अपना प्रारंभ किया था। कब किया था, 25 जुलाई 2022 को किया था और ये 15वें क्रम के यानी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इनको शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाएगी, आप सबको पता है राष्ट्रपति को जो शपथ जो दिलाई जाती है वो मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और यह अनुच्छेद 60 में क्या है, 60 में क्या है इसकी पुष्टि होती है। अनुच्छेद 60 में क्या है इसकी पुष्टि होती है। और राष्ट्रपति जो है यह भी ध्यान रखें जो त्यागपत्र जो देता है, त्यागपत्र जो सौंपता है वो किसको देता है, तो वो उपराष्ट्रपति को देता है अपना। देखिए त्यागपत्र,
त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का द्वारा इनकी शपथ दिलाई जाती है, जिसकी पुष्टि जो है अनुच्छेद 60 में इसकी क्या है? पुष्टि होती है। तो क्लियर है, प्रणब मुखर्जी जो थे वो प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल जो है वो 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक का इनका क्या है? कार्यकाल था। और क्रम की अगर बात करें कार्य पद पर तो 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे और 14वें क्रम के रामनाथ कोविंद थे, जो जस्ट इससे पहले का क्रम था। और वर्तमान में जो है जो 15वां क्रम के जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15वें क्रम के राष्ट्रपति है, जिन्हें कार्यकाल संभाला। अपना पद पे जो कार्यकाल को जो शपथ जो ग्रहण की थी वो 25 जुलाई 2022 को इन्होंने क्या है? शपथ ग्रहण की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ? देखिए केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन जो है वो कब किया गया था? तो उसका गठन जो है वो 2005 को किया गया था। कब किया गया था? 2005 को इसका गठन किया गया। आपको ज्यादातर देखिए केंद्रीय सूचना आयोग या लिखा हुआ मिलेगा ICI, सॉरी CICI मिलेगा, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC की CIC की स्थापना कब हुई? यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसका गठन कब हुआ? 2005 में हुआ। और CIC का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो भी कहाँ है? दिल्ली में। यह विधान की मुख्यालय जो CIC का कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना जो है वो 2005 को हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चीन के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, यहाँ सिर्फ राज्यों की पूछी गई है। तो कितने राज्यों की सीमा लगती है चीन के साथ? तो वो 4 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 राज्यों की सीमा लगती है। सबसे पहला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दूसरा जो राज्य की जो चीन के साथ सीमा लगती है वो उत्तराखंड, उत्तराखंड। और तीसरा जो राज्य है वो सिक्किम, सिक्किम राज्य। और चौथा जो अंतिम राज्य जो है चीन के साथ जो सीमा बनाता है वो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब दूसरी अगर बात करते हैं हम, इसी क्वेश्चन को अगर मेंशन किया जाता, अगर पूछा जाता है कि चीन के साथ भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ, तो कितने की होगी? 5 की लगती। कितने की लगती? 5 की लगती, जिसमें से 4 क्या है? राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की भी क्या है? चीन के साथ सीमा लगती है। अगर केंद्र शासित प्रदेश मेंशन किया हो तो 5 आंसर राइट होगा। अगर पूछा जाए ओनली राज्यों की सीमा कितनी लगती है तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से जो पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य की चीन के साथ सीमा लगती है? तो यह ध्यान रखिए 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और इन 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इस सीमा की अगर लंबाई की बात करें कि सीमा की लंबाई कितनी है, भारत और चीन की जो सीमा की जो लंबाई है वो कितनी लगती है, तो है 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर। काफी बार पूछा गया, यह भी ध्यान रखें। इस सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। और इस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इस सीमा का जो नाम जो है वो है मैकमोहन। मैकमोहन रेखा जो है वो किन 2 देशों के मध्य लगती है? तो भारत और चीन के मध्य लगती है। और मैकमोहन रेखा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश 5 को लगती है। और उसकी लंबाई जो है वो 3488 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रेगुर मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए रेगुर मिट्टी जो है उनको जो उपनाम यानी दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? काली मिट्टी को बोला जाता है। और काली मिट्टी सर्वाधिक जो है कहाँ होती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में कहाँ होती है? महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी क्या है? सर्वाधिक होती है। और काली मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ फसल जो है, काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो है वो कपास के लिए है। किसके लिए है? कपास के लिए। कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी जो है वो कौन सी है? काली मिट्टी है। अब बात करें
काली मिट्टी सर्वाधिक जो है कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है, और कपास सर्वाधिक जो है वो गुजरात में होती है। कहाँ होती है, गुजरात में होती है, ये भी ध्यान रखें। काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और कपास जो है वो सर्वाधिक क्या है, गुजरात में होती है। और काली मिट्टी सबसे उपयोगी जो है वो कपास की फसल के लिए, कपास की खेती के लिए उपयोगी है, और इसका उपनाम जो है वो रेगुर मिट्टी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। देखिए रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध जो उद्यान जो है वो कौन सा है, तो वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए क्या है, जाना जाता है। अब ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ स्थित है, सबसे पहले तो असम राज्य में। और सबसे ज्यादा जो आर्मी में जो पूछा गया है उद्यान, वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ही क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा उद्यान से रिलेटेड जो क्वेश्चन जब पूछा जाता है, तो या तो पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, या पूछा जाता है किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, यहां लिखता हूं, एक सींग, एक सींग के गैंडे के लिए। एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा उद्यान जाना जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। कहाँ स्थित है, तो वो असम राज्य में स्थित है। और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में है। अब देखिए ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और प्रसिद्ध किस लिए है, तो यह बाघों के लिए जाना जाता है। किस लिए, बाघों के लिए जाना जाता है। मुख्य बात यह है, ध्यान रखें कि इसकी जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान जो है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। भारत का क्या था, ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था, कौन सा था, जिम कॉर्बेट उद्यान। प्रथम यानी प्रथम या प्राचीन पूछा जाए, भारत का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है, तो ये बाघों के लिए जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा स्थल का पश्चिमी स्थान। देखिए हड़प्पा स्थल में जो खोजा गया अंतिम जो पश्चिमी जो स्थान था वो कौन सा था, तो आलमगीरपुर स्थान था। कौन सा था, आलमगीरपुर स्थान जो है, या ये भी पूछा जाता है आलमगीरपुर स्थान जो है वो हड़प्पा स्थल का कौन सा स्थल था, तो पश्चिमी स्थान था। पश्चिमी स्थान या पश्चिमी स्थल था। कहाँ स्थित है ये, उत्तर प्रदेश राज्य में। आलमगीरपुर भी पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आलमगीरपुर स्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जिसकी खोज जो है वो कब हुई, वो 1958 में। कब हुई थी, 1958 में हुई। डीआरडीओ की स्थापना भी कब हुई थी, 1958 में। और जो हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा स्थल का जो पश्चिमी जो स्थान जो है आलमगीरपुर, उसकी खोज कब हुई थी, 1958 में हुई थी। अब बात करते हैं नदी की, सॉरी सबसे पहले इसकी और बात करते हैं कि खोजकर्ता कौन थे, किसके द्वारा खोजा गया, तो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा है आलमगीरपुर स्थान जो है खोजा गया था। और ये कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कब खोजा गया, 1958 में खोजा गया। अब बात करते हैं नदी की, कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह है नदी हिंडन नदी के, किसके, हिंडन नदी के तट पर, यानी हिंडन नदी के क्या है, किनारे तट पर यह स्थित है। जिसकी खोज जो है वो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कब की गई, 1958 में। और इसके साथ 1958 के साथ यह भी ध्यान रखिए डीआरडीओ की जो स्थापना है वो भी क्या हुई थी, 1958 में। किस राज्य में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और हड़प्पा स्थल का क्या है, सबसे पश्चिमी स्थान जो खोजा गया है वो आलमगीरपुर है। और यज्ञदत्त शर्मा द्वारा यह भी ध्यान रखिए रोपड़ जो स्थल है वो भी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा ही खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था।
काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध से पूछा जाता है। तब ये ज्यादातर ये पूछा जाता है जन्म या इनकी मृत्यु, या कितने वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई, या इनके बचपन का नाम। तो इनकी कहाँ हुई, जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, लिम्बुनी नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो है वो कब हुई थी, 80 वर्ष की आयु में इनकी 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब होगी थी, 483 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की आयु में हुई थी, 80 वर्ष की आयु में इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु की अगर बात करें तो वो कहाँ हुई थी, तो वो कुशीनगर में, कुशीनगर में। कुशीनगर जो है वो कहाँ स्थित है, तो कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और एक इनके बचपन का भी नाम पूछा जाता है, यह भी ध्यान रखें। बचपन का नाम क्या था, बचपन का जो नाम था इनका वो था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था क्या था, सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो जन्म स्थान जो था वो लिम्बुनी नेपाल में हुआ था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। अब बात करें आर्मी में, जो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आर्मी में ऑप्शन जो है वो इसी प्रकार से मिलते हैं। अगर इसी प्रकार के ऑप्शन से अगर हम बात करें तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय अगर चूज करना हो तो नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा हो, अगर ऑप्शन ये हो तो नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन भारत का जो सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। कौन सा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। क्योंकि जो ये ध्यान रखें, अभी तक जो अपडेट नहीं डाला है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन नालंदा ही दिया जाता है। तो इसमें अगर इस प्रकार के अगर ऑप्शन हो तो उसमें क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय चूज करेंगे। अगर तक्षशिला विश्वविद्यालय दिया हो तो ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और नालंदा जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, घाघरा का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन मिस टाइप हो गया, तो कब हुआ था, 1529 में। 1529 में क्या हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो ये बाबर और महमूद लोधी के बीच, महमूद लोधी, बाबर और महमूद लोधी के बीच क्या है, घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर क्या है, विजय हुए थे। विजय कौन हुआ था, बाबर जो है इस युद्ध में क्या हुआ था, विजय हुआ था। अब मुख्य बात यह ध्यान रखें, मुख्य बात जो है वो ये है कि बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था, तो बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था, घाघरा का युद्ध जो था वो अंतिम युद्ध। बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था, घाघरा का युद्ध था। बाबर द्वारा लड़ा गया, बाबर द्वारा कब अंतिम युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, तो 1529 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1529 में लड़ा गया था। बस मुख्य बात यही ध्यान रखें, बाबर का यह क्या है, 1529 का घाघरा का जो युद्ध था यह अंतिम युद्ध था। और किसके बीच हुआ था, बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर क्या है, विजय हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देख, दीन ए इलाही धर्म जो है उसके संस्थापक जो है, स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई, तो अकबर सम्राट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, अकबर द्वारा की गई थी। इनके दो मुख्य पॉइंट और ध्यान रख के पूछा जाता है। एक पूछा जाता है प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा जो है उसकी जो स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, वो भी क्या है, अकबर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, प्रथा जो है इसका अंत किया गया था, स्थापना नहीं, अंत जो है वो किसके द्वारा किया गया, सती प्रथा का, वो अकबर द्वारा किया गया था। एक और पूछा जाता है जजिया कर, जजिया कर का जो अंत है वो किसके द्वारा किया गया, तो वो भी क्या है, अकबर द्वारा किया गया था। और दीन ए इलाही जो है उसके संस्थापक कौन है, अकबर है। ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखें साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था।
देखिए साइमन कमीशन वापस जाओ का जो नारा जो है वो किसने दिया था, तो वो लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। एक तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन कमीशन से कि जो नारा जो है वो किसने दिया। दूसरा पूछा जाता है कि ये भारत कब लौटे। साइमन कमीशन जो भारत जो है वो 1928 में लौटे थे। कब लौटे थे? साइमन कमीशन जो है वो भारत 1928 में लौटे थे। एक बात और, 2 बार लौटे थे। भारत कब लौटे थे पूछा नहीं जाता, वैसे बेसिकली ध्यान रखें तो 1928 में लौटे थे, बस इतना ही ध्यान रखें। तो ये जो साइमन कमीशन जो थे ये 2 बार लौटे थे। प्रथम बार जो है वो फरवरी मार्च 1928 में लौटे थे, और दूसरी बार जो है अक्टूबर 1928 में लौटे थे। तो जो साइमन कमीशन जो है वो भारत कितने बार? 2 बार लौटे थे, बस इतना ही ध्यान रखें। कब लौटे थे? 1928 में लौटे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष जो है वो किसको नियुक्त किया गया? तो वो किया गया था एन.के. सिंह द्वारा। किसको किया गया? एन.के. सिंह को क्या है 15वें जो है वित्त आयोग के क्या है अध्यक्ष एन.के. इनका पूरा नाम जो है वो है नंद किशोर सिंह क्या है इनका पूरा नाम? एन.के. सिंह। तो यह कौन से अध्यक्ष थे? 15वें अध्यक्ष थे। प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या है राष्ट्रपति द्वारा क्या है एक क्या है अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। कितने? 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या है एक अध्यक्ष को क्या है नियुक्त किया जाता है। और नंद किशोर जो है यह भी ध्यान के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को कब नियुक्त किया गया? तो वो 2017 में किया गया। कब किया गया था? 2017 में इनको क्या है एन.के. सिंह को क्या है अपने पद पर क्या है नियुक्त किया गया था, शपथ ग्रहण की गई थी। अब बात करें प्रथम वित्तीय आयोग, जो प्रथम जो आयोग जो हुआ था, प्रथम आयोग की स्थापना या प्रथम आयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1951 में हुआ था। क्या था? प्रथम वित्तीय आयोग कब हुआ था? 1951 में हुआ था। या प्रथम वित्तीय आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और कार्यकाल प्रत्येक 5 वर्ष का रहता है इनका। क्वेश्चन नंबर 14, होमी भाभा पुरस्कार कब स्थापित किया गया? देखिए होमी भाभा पुरस्कार जो है वो कब स्थापित किया गया, कब प्रारंभ किया गया या कब से क्या है उसको लागू किया गया? तो 1990 में लागू किया गया था। क्या कब किया गया था? 1990 में उसको लागू किया गया था। और ये क्यों दिया जाता है? तो ये परमाणु क्षेत्र में क्या है अपना विशिष्ट योगदान के लिए क्या है होमी भाभा पुरस्कार जो है दिया जाता है। और एक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पे ध्यान रखें, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और होमी भाभा परमाणु पुरस्कार जो है वो कब स्थापित किया, कब लागू किया गया, कब शुरू किया गया? तो 1990 में क्या है शुरू किया गया था। यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? देखिए लगातार 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था जेरी रोस। कौन था? अंतरिक्ष में लगातार 7 बार जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो कौन था? जेरी रोस था। और यूरी गागरिन जो थे आप सबको पता है यह प्रथम व्यक्ति थे। कौन से थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे? यूरी गागरिन थे। और एक बार यह भी ध्यान रखें प्रथम 2 बार जो जाने वाले व्यक्ति थे अंतरिक्ष में वो कौन थे? चार्ल्स सिमोनिया जो थे यह प्रथम 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स सिमोनिया थे। और लगातार 7 बार जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जेरी रोस थे। और प्रथम व्यक्ति विश्व के जो अंतरिक्ष में गए थे वो कौन थे? यूरी गागरिन थे। अब बात करें भारत की, तो भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो राकेश शर्मा। कौन थे?
राकेश शर्मा जो थे वो भारत के प्रथम व्यक्ति थे। कौन से थे? राकेश शर्मा जो थे वो भारत के प्रथम। और विश्व की अगर बात करें, विश्व के वो 138वें व्यक्ति थे। कौन थे? 138वें व्यक्ति जो थे और भारत के प्रथम थे राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? तो ये 1984 में। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए? 1984 में। भारत के अंतरिक्ष यात्री, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। और विश्व के कौन से नंबर क्रम के जो थे ये 138वें नंबर के व्यक्ति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। देखिए प्रथम परमाणु पनडुब्बी, इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। एक प्रथम परमाणु पनडुब्बी पूछी जाती, परमाणु पनडुब्बी पूछी जाती है, एक पूछी जाती है प्रथम पनडुब्बी। तो प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो है इसका राइट आंसर जो है NIS चक्कर थी। कौन थी? NIS चक्कर। अगर पूछा जाए ओनली प्रथम पनडुब्बी, प्रथम पनडुब्बी कौन सी थी? तो प्रथम पनडुब्बी अगर पूछी जाए तो वो कौन सी है? NS कलवरी। NIS क्या है? कलवरी जो है वो प्रथम पनडुब्बी थी। अब एक पूछा जाता है प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? प्रथम परमाणु रिएक्टर जो था वो कौन था? अप्सरा। प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? रिएक्टर जो है वो कौन सा था? तो वो अप्सरा था। और प्रथम पनडुब्बी कौन सी थी? NIS कलवरी। और प्रथम परमाणु पनडुब्बी की अगर बात करें तो कौन सी थी? NIS चक्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कसाबा कुरैशी। कसाबा कुरैशी जो है ये यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है? वर्तमान क्या है? अध्यक्ष है। एक बार थोड़ी सी चर्चा करें, अगर इसकी स्थापना जो है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो वो 24 अक्टूबर 1945 को क्या है इसकी स्थापना हुई थी। यूएनओ से लेकर यही पूछा जाता है, या तो वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए या पूछा जाए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, या इसका जो है मुख्यालय पूछा जाता है। मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? मुख्यालय स्थित है यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो किसको कहा जाता है? वो सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू की जो फुल फॉर्म भी पूछी जाती है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या है? यूनिट जो क्या है इसकी सीपीयू की क्या है? फुल फॉर्म है। काफी बार पूछी गई है, कंप्यूटर से क्या है बेसिकली पूछा जाता है। एक पूछा जाता है मुख्य पटल। मुख्य पटल, कंप्यूटर का जो मुख्य पटल जो होता है वो कौन होता है? वो होता है मदरबोर्ड। कौन होता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का क्या है? मुख्य पटल कहा जाता है। और कंप्यूटर का मुख्य जो भाग होता है या तो सीपीयू मिलेगा या मिलेगा आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू यानी सीपीयू को क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और कंप्यूटर का मुख्य पटल जो होता है वो होता है मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए धर्म नहीं पूछा गया है, सिख साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था महाराजा रणजीत सिंह। कौन था? महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो सिख साम्राज्य के क्या थे? प्रथम संस्थापक थे। और एक महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी भी पूछी जाती है। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी जो थी वो क्या थी? लाहौर थी। क्या थी? लाहौर क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह की क्या थी? राजधानी थी। एक इनका उत्तराधिकारी भी पूछा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? वो था खड़क सिंह। खड़क सिंह जो था वो क्या महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था। और इनका जो राजधानी थी वो कौन थी? लाहौर थी। और महाराजा रणजीत सिंह द्वारा क्या है सिख साम्राज्य की क्या है संस्थापना की गई थी, या इनके ये संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था। देखिए महात्मा गांधी जो थे उनके पिता का जो नाम था वो क्या था? तो उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी।
महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और इनकी माता का नाम भी ध्यान रखें, माता का नाम जो था वो था पुतलीबाई। पुतलीबाई जो नाम था वो क्या था? महात्मा गांधी की माता थी। और करमचंद जो गांधी थे वो इनकी क्या है? पिता थे। और इनका पूरा नाम आप सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर भी ध्यान रखें, इनका जो पूरा नाम जो था वो करमचंद मोहनदास गांधी। करमचंद मोहनदास गांधी जो क्या थे, इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 21, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? देखिए कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया एक स्थान और पूछा जाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो देखिए मध्य मंडल और समताप मध्य मंडल और समताप मंडल मध्य पाई जाती है। किसके? मध्य मंडल से मध्य मंडल नहीं, क्षोभ मंडल आए गए। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य पाई जाती है, यानी क्षोभ मंडल के बिल्कुल ऊपरी यहां पाई जाती है। ये जो स्थान है यहां पाई जाती है। और इससे ऊपर क्या है? समताप मंडल शुरू होता है। तो किसके बीच पाई जाती है? समताप मंडल और क्षोभ मंडल, या क्षोभ मंडल या समताप मंडल के मध्य पाई जाती है। और ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत के जवारीय बंदरगाह कौन सा है? देखिए भारत का जवारीय जो बंदरगाह है वो कौन सा है? भारत का जवारीय बंदरगाह जो है वो कौन सा बंदरगाह है? तो वो कांडला बंदरगाह है। कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अब बात करें ऑप्शन पे, मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई जो है भारत का क्या है? सबसे बड़ा या प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। सबसे बड़ा बंदरगाह है तो वो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन बी देखिए, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये जो एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है, क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो कौन सा है? वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह यानी महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे क्या है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और भारत का जवारीय बंदरगाह जो है वो कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? जो प्रधानमंत्री द्वारा जो है ग्राम सड़क योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 2000 में। कब की गई थी? 2000 में शुरू की गई थी। और इस योजना का जो मकसद जो था वो था गांव यानी ग्रामीण को क्या है? एक शहर से जोड़ने की योजना थी, जिसकी शुरुआत जो है वो 2000 में हुई थी। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए चीनी का जो कटोरा जो है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को राज्य को कहा जाता है। यहाँ सर्वाधिक क्या है? गन्ना होता है। सर्वाधिक जो गन्ना जो है वो कहाँ होता है?
सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, इसलिए क्या इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा जाता है एक धान का कटोरा। धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो धान का कटोरा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान जो है कम क्षेत्रफल में भी क्या है अधिक उपजाऊ धान है, तो इसलिए क्या है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो कैसी लगी आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से हमारी क्लासें चलती रहेगी। आज जो सामान्य ज्ञान की क्लास है और कल हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास होगी, यानी साइंस की क्लास होगी जो माही मैम द्वारा होगी। अब एक बात ध्यान रखें, अगर आपने अभी तक हमारे किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म के चैनल को यानी टेलीग्राम या प्ले स्टोर से हमारे सेडा क्लासेस ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो उसको क्या है डाउनलोड करें। अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जो है वो हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के सेक्शन को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ। जय हिंद, जय भारत।